ओके। तो आज का जो हमारा सेशन है, हम लोगों ने उसमें ये देखना है कि हम लोगों के लिए कनाडा में अगर हम लोग पब्लिक यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना चाहें तो हमारे लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और वहाँ यूनिवर्सिटीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम सबसे पहले आई कोड गुरु से स्टार्ट लेते हैं। आई कोड गुरु पे हम लोग लर्न करते हैं, शेयर करते हैं, ग्रो करते हैं। हमारा मिशन ये होता है कि हम एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ाते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जा सके ताकि वो अपने लिए बेहतर जिंदगी गुजार सकें। हम हाई टेक स्किल को सिखाते हैं और इंटरनेशनल मेंटोर यहाँ हमारी हेल्प करते हैं, जो कि डिफरेंट कंट्रीज से हमारी हेल्प कर रहे होते हैं, चाहे वो यूएसए में हो, कनाडा में हो। हमारा जो फोकस होता है वो ये है कि और हम कैसे काम करते हैं आई कोड गुरु पे, कि यहाँ दिन में 20+ सेशन हो रहे होते हैं एक दिन के अंदर, और वेबिनार वीक में एक बार होता है, और दो इसके अलावा दो वर्कशॉप्स भी होती हैं। पाइथन भी हम लोग सिखाते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे को, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स, फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर टू एडवांस लेवल। इसके अलावा हम लोग प्री आइल्स के कोर्सेज, जीआरई के कोर्सेज भी करवाते हैं। डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम, लीड कोड के क्वेश्चन हमको उनको स्टूडेंट्स को तैयार कराते हैं ताकि वो फेम कंपनीज के लिए रेडी हो सकें। इसके अलावा मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कुछ कोर्सेज भी होते हैं, और ये तमाम जितने जितने भी कोर्सेज होते हैं ये फेसबुक पे लाइव भी होते हैं और अवेलेबल भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका उस टाइम आप बिजी हैं या आप कोई और क्लास ले रहे हैं तो आप बाद में वहाँ वहाँ पे जाके सीख सकते हैं। अगर रिसेंट अचीवमेंट की बात की जाए तो 700+ इंटरनेशनल अवार्ड्स हैकाथॉन और कंपटीशन के अंदर स्टूडेंट्स अर्न कर चुके हैं। इसके अलावा फुली फंडेड स्कॉलरशिप, ग्रेजुएट एडमिशन वया टीए, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप वो वर्ल्ड वाइड, इंक्लूडिंग यूएसए, कनाडा और डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में हमारे स्टूडेंट वो ले चुके हैं, और कुछ अभी जाएंगे। इसके अलावा लोकल इंटर्नशिप और जॉब्स भी वो लोग उनको मिल रही हैं, वो अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर करें आई कोड गुरु के ऊपर। और इसके अलावा 259 टीम्स जो हैं वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का CS50 पजल डे विन कर चुकी हैं 2025 का। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो कि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, उस पे 240+ मेंटर्स आई कोड गुरु से सिलेक्ट हो चुके हैं एज अ मेंटर। और इसके अलावा 3 आई कोडर्स जो हैं वो MIT इमर्जिंग टैलेंट प्रोग्राम के अंदर सिलेक्ट हो चुके हैं। और गूगल कोड जैम 2023 के अंदर 301 स्टूडेंट थे जो कि आई कोड गुरु से पार्टिसिपेट कर रहे थे स्पेशली। इसके अलावा अबू धाबी में इतिहाद एविएशन ग्रुप में 3 इंटर्न जो हैं तो वो आई कोड गुरु से जा चुके हैं। वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी फुली फंडेड स्कॉलरशिप हासिल कर चुके हैं यूएसए के अंदर, स्पेशली उनका जीपीए, उनकी प्रोफाइल के अंदर ऐसा क्या था जो कि हम लोगों की प्रोफाइल में नहीं है, तो वो अभी हम देखते हैं। उनका जीपीए जो था वो 3.1 की रेंज से लेके 3.8 तक था। आइल्स 6.5 से 7.5 बेंच स्कोर के दरमियान था। पब्लिकेशन के पास जीरो थी, कोई भी नहीं थी, जीआरई भी नहीं था। स्टडी गेप जो था वो 1 year to 15 year भी था एक किसी एक पार्टिसिपेंट का, जो कि यहाँ से जा चुका है ऑन फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप। इसके अलावा उनको कोई फी नहीं देनी पड़ी, उनको स्टाइपेंड भी मिल रहा है जो कि और स्कॉलरशिप 11,000 की मिली है, और बैंक स्टेटमेंट उन्हें जीरो देनी पड़ी है। और ये आपको यहाँ विजुअल्स दिख रहे हैं, ये कुछ यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट है जो कि इन यूनिवर्सिटीज में जा चुके हैं। अगर आई कोड गुरु की कम्युनिटी ग्रोथ और अचीवमेंट को देखा जाए तो आपको बार चार्ट से क्लियरली दिखेगा कि 2021 में कम्युनिटी 5K से थोड़ी ज्यादा थी, फिर 15K अप्रोक्सीमेटली उस तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद 2023 ईयर में स्टैनफोर्ड कोरियन प्लेस में 11 टीए आई कोड गुरु से सिलेक्ट हुए थे। इसके अलावा हार्वर्ड पजल डे में 18 टीम्स जो थी वो आई कोड गुरु से पार्टिसिपेट उन्होंने किया था। 2024 पे स्टैनफोर्ड कोरियन प्लेस में 11 से 72 टीम्स गई थी, टीए एज अ सिलेक्ट हुई थी। हार्वर्ड हार्वर्ड पजल डे में 38 टीम्स थी, और
2025 में स्टैनफोर्ड कोडिंग प्लेस में 160 जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है स्टूडेंट्स की, वो एज ए टीए सेलेक्ट हो चुके हैं। और ये एक बहुत बड़े नाम है जो कि अगर हमारी सीवी पे आते हैं तो वो हमारी प्रोफाइल को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो कि यूनिवर्सिटीज में 22 से 2024 में सिक्योर्ड जिन यूनिवर्सिटीज हो चुकी हैं वो कायद आजम यूनिवर्सिटी है, यूटी टेक्सला है और यूटी लाहौर से कुछ यूनिवर्सिटीज हैं। और थैंक यू वेरी मच। अब हमें सर वासिफ वो बताएंगे कि हम कनाडा की यूनिवर्सिटीज में क्या रिक्वायरमेंट है और हम लोग कैसे वहाँ अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हमें कौन कौन से स्टेप्स लेने चाहिए और कौन कौन सी चीजें हमें अपने माइंड में रखनी चाहिए ताकि हमें बाद में मसला ना हो। ओवर टू यू सर वासिफ। अस्सलामुअलैकुम। मेरी आवाज़ आ रही है? आई जस्ट डिसकनेक्टेड मेरा ड्यू टू इंटरनेट कनेक्टिविटी। यस सर, आपकी आवाज आ रही ओके, आई एम शेयरिंग माय स्लाइड्स सो वी कैन कंटिन्यू। है सर। प्लीज़ कंफर्म कीजिएगा कि स्लाइड शेयर हो रही हैं। यस सर। ओके, सो आज का जो हमारे इस वेबिनार का एजेंडा है वो रिकॉर्डिंग फुली फंडेड ग्रेजुएट अपॉर्चुनिटीज़ इन कनाडा है। तो इस वेबिनार के अंदर हम देखेंगे कि लाइक कौन कौन सी स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं कनाडा के अंदर और कौन कौन सी फंडिंग अवेलेबल है विद इन द यूनिवर्सिटीज़ और एडमिशन का क्राइटेरिया क्या है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। ओके, सो ये हमारा आज का एजेंडा है कि हमें एडमिशन लेने के लिए कनाडा की यूनिवर्सिटी में विद फुली फंडेड स्कॉलरशिप क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की स्लाइड होगी, इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। उसके बाद हम देख रहे होंगे कि यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी स्कॉलरशिप अवेलेबल हैं, किस किस टाइप की स्कॉलरशिप अवेलेबल है और उसके अलावा यूनिवर्सिटी के अलावा कनाडा में वर्ल्ड वाइड लाइक कनाडा वाइड फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कौन सी स्कॉलरशिप्स गवर्नमेंट लेवल पे अवेलेबल हैं। उसके बाद वीज़ा का हम देख रहे होंगे कि वीज़ा का सिस्टम क्या है कनाडा का, हम किस तरह वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी रिक्वायरमेंट्स फॉर कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। उसके बाद सम हाइलाइट्स हैं जो हमने गैदर की हैं विद हेल्प ऑफ सम वॉलंटियर वर्क, लाइक कौन कौन सी कुछ स्टेट्स हैं लाइक अब अल्बर्टा, ओंटारियो, प्रोविडेंस एंड अटलांटिक। इनमें यूनिवर्सिटीज़ की क्या क्या रिक्वायरमेंट है, जनरल रिक्वायरमेंट क्या है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ फंडिंग। उसके अलावा लास्ट पे हम इंटरनेशनल स्कॉलरशिप कैनेडा देखेंगे और लास्ट पे हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे। ओके, सो सबसे पहले कनाडा के अंदर जो हमारे पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें हमारे पास अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स आ जाती हैं जो हमें यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने होते हैं। मोस्टली अगर आप हमें बीएस किया हुआ है तो बीएस की ऑन ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट चाहिए होगी। उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए हमारे पास इंग्लिश टेस्ट स्कोर जो कनाडा में एक्सेप्टेबल हैं वो आइल्स है, टोफल है और डुलिंगो है और पीटी भी समहाउ है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि जो आइल्स और टोफल हैं वो वर्ल्ड मोस्टली एक्सेप्टेड लाइक 100% यूनिवर्सिटीज में एक्सेप्ट होते हैं और डुलिंगो जो है ऑलमोस्ट 20 to 30% कनाडा में एक्सेप्ट होता है। और फॉर डुलिंगो आप लोग डुलिंगो की वेबसाइट पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट कर रही है कनाडा में डुलिंगो को। उसके बाद सीवी या रिज्यूमे हमें रिक्वायर्ड होता है जिसमें हम हमारी सारी इंफॉर्मेशन लाइक हमारे पास रिसर्च अवार्ड्स, रिसर्च पब्लिकेशंस और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, हैकाथॉन्स और डिफरेंट सर्टिफिकेशन होती है रिज्यूमे में। उसके बाद एक अहम चीज़ होती है जिसका बहुत इम्पैक्ट होता है एप्लीकेशन मटेरियल पे, उसे हम कहते हैं मोस्टली स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या पर्सनल स्टेटमेंट या फिर रिसर्च स्टेटमेंट। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर्स रिक्वायरमेंट होती है लाइक 2 to 3, मोस्टली 2 रिक्वायर्ड होते हैं, सम कहीं कहीं किसी किसी यूनिवर्सिटी में 3 भी रिक्वायर्ड होते हैं। उसके बाद पासपोर्ट आ जाता है हमारे पास, डिग्री आ जाती है। उसके बाद वेस्ट की एवोल्यूशन आ जाती है। हम वेस्ट के बारे में आखिर में बात कर रहे होंगे कि वेस्ट क्या चीज़ है और इस एवेलुएट कैसे करते हैं। ओके, सो यूनिवर्सिटी लेवल फंडिंग पे बात करें ना तो हमारे पास
कनाडा के अंदर स्पेसिफिकली ये हमने सर्च करने पर फाइंड आउट किया है कि जब आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेते हैं तो उनकी यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे बाय डिफ़ॉल्ट एक्सप्लिसिटली मेंशन होता है कि आपको आपके एडमिशन होने पे आपको इतनी स्कॉलरशिप दी जाएगी, जिसको एंट्रेंस स्कॉलरशिप्स कहते हैं, या फिर आपके प्री एकेडमिक रिकॉर्ड की बेस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती है ऑन द बेसिस ऑफ ऑन ऑन जब आपका एडमिशन होता है। इसके अलावा जो मेजर फंडिंग है वो आती है ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप की फॉर्म में, जिसमें टीचिंग असिस्टेंटशिप और रिसर्च असिस्टेंटशिप आ जाती है, जो कि हमें टीचिंग असिस्टेंटशिप मोस्टली हमें डिपार्टमेंट बेस पे मिल रही होती है, और रिसर्च असिस्टेंटशिप हमें विद द हेल्प ऑफ मोस्टली प्रोफेसर्स मिल रही होती है, जो हम प्रोफेसर को रूट इख्तियार करते हैं। इसके अलावा कुछ फेलोशिप्स हैं और कुछ ग्रेजुएट अवार्ड्स हैं। फेलोशिप्स हमारे पास आ जाती हैं जो कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं या फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे दी जाती हैं। उसके बाद हमारे पास कुछ डिपार्टमेंटल ग्रांट्स आ जाती हैं, लाइक कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ में कनाडा की आपको ट्रैवल फंडिंग भी, लाइक आपका वीज़ा और आपकी दूसरी जो एयर फेयर टिकट की प्राइस है वो भी कवर की जाती है। सो कुछ यूनिवर्सिटी जो हमने यहाँ पे मैंने पॉइंट आउट की हैं जो आपको ग्रेंटीड फंडिंग देती हैं जब आपका एडमिशन होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, कॉलेटोन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन है, और उसके बाद एक मेमोरियल यूनिवर्सिटी है। सो के सो जब आपके पास एडमिशन हो जाता है, लाइक आपने सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड कर लिए, इकट्ठे करके अप्लाई कर दिया, उसके बाद आपका एडमिशन हो गया, आपको स्कॉलरशिप मिल गई, तो उसके बाद आपके पास एक वीज़ा का प्रोसेस आता है। तो इसमें हमारे पास बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और स्पॉन्सर लेटर, जिसमें आप बैंक स्टेटमेंट या कोई जो अगर आपका कोई थर्ड पर्सन आपको आपकी बैंक स्टेटमेंट आप उसकी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें एक स्पॉन्सर लेटर होता है, उसको आपने यूज़ करना होता है। और इसमें प्रूफ ऑफ लिविंग एक्सपेंस आ जाता है, कैनेडियन डॉलर होता है इसमें 22,000। सो जो कि हम फंडेड अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ जाते हैं। अगर हम पिछली स्लाइड पे जाएं तो हमें हमारे पास मोस्टली जो हमें स्कॉलरशिप मिल रही होती है इन टर्म्स ऑफ ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप, तो ये आपका हमारा ट्यूशन फीस कवर कर रही होती है, हमारी एमएस की और पीएचडी की। उसके साथ साथ हमें स्टाइपेंड भी मिल रहा होता है, एवरेज जो होता है 1500 टू 2000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर हमें स्टाइपेंड मिलता है, जिसकी वजह से हमें बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ना ही हमें प्रूफ ऑफ लिविंग एक्सपेंस शो कराना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ बैंक स्टेटमेंट और स्पॉन्सरशिप लेटर। ओके। सो ये हमारे पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की कुछ लिस्ट है, लाइक जो कि मोस्टली एक्सेप्टेबल है यूनिवर्सिटी, लाइक ये हमने अल्बर्टा का देख रहे हैं इसमें कि अल्बर्टा में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या एक्सेप्ट कर रही हैं। तो इसमें जो हमारे पास एवरेज है या मिनिमम है वो 6.5 है आइल्स का। 6.5 अगर आपका है तो आप एप्लीकेबल हैं अप्लाई करने के लिए। इसमें ये सारी यूनिवर्सिटीज़ लिस्ट डाउन है। और इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डुलिंगो भी एक्सेप्टेड है, लेकिन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में ये डुलिंगो का स्कोर है वो 120 प्लस है। एक एक्सेप्शन है कि यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में 120 एक्सेप्ट होता है डुलिंगो का। ओके। सो ट्रांसक्रिप्ट्स और एवोल्यूशन की बात करते हैं कि उसके दौरान अप्लाई करने के दौरान आपको ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी पड़ती है। तो सम यूनिवर्सिटी आपको रिक्वायरमेंट रखती हैं कि आपने ऑफिशियली अनऑफिशियल सब ट्रांसक्रिप्ट अपलोड नहीं करनी, तो उसके लिए उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी होती है, या तो आप कि मोस्टली यूनिवर्सिटी ऐसे करती हैं कि आप अगर अपनी अंडर ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी से ट्रांसक्रिप्ट ऑफिशियली सेंड करवा दें कैनेडियन यूनिवर्सिटी को, या फिर एक हमारे पास एवोल्यूशन सर्विसेज हैं डिफरेंट, जिसे हम नेसिस मेंबर कहते हैं। उसके अंदर एक मोस्ट वाइडली यूज वर्ल्ड वाइड यूज़ होती है वेस्ट एवोल्यूशन सर्विस, तो उसके थ्रू भी हम एवोल्यूएट करवा के ट्रांसक्रिप्ट सेंड करवा सकते हैं। तो ये एक लंबा टॉपिक है कि वेस्ट क्या है और इसको क्या करते हैं। तो ये एक समरी है कि वेस्ट को यूज़ करते हुए हम एवेलुएट करवा सकते हैं अगर आपकी इंटेंडेड यूनिवर्सिटी जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं वो अनऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट एक्सेप्ट नहीं करती एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। ओके। सो फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं, लाइक इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए कनाडा में कौन सी फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो हमने बात की कि ग्रेजुएट असिस्टेंटशिप जो यूनिवर्सिटी लेवल पे होती हैं, लाइक टीए हो गई, आरए हो गई विद स्टाइपेंड। तो इसके अलावा यूनिवर्सिटी लेवल पे स्कॉलरशिप्स हैं, लाइक एंट्रेंस बेस्ड, जब आप एडमिशन लेते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलती है। मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है। उसके अलावा गवर्नमेंट अवार्ड्स हैं जो
कनाडा में वर्ल्ड वाइड कनाडा वाइड होते हैं, लाइक वेनियर है, नेसेक है, ओजीएस है, अल्बर्टा है, और उसके बाद एक डिपार्टमेंटल अवार्ड्स हैं लाइक फैकल्टी स्पेसिफिक अवार्ड। अगर आप किसी प्रोफेसर के थ्रू जाते हैं तो आपको एक अवार्ड मिलता है फैकल्टी स्पेसिफिक। उसके बाद आपको रिसर्च और ट्रैवल ग्रांट मिलती है। ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको जब मिलती हैं जब आपका एडमिशन हो जाता है और आप एडमिटेड होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हाइलाइट्स हैं कुछ जो प्रोविंसेस हैं या आप स्टेट कह लें कनाडा में फेमस, उनकी कि कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आपको गारंटीड फंडिंग मिल जाती है। फॉर एग्जांपल आप ओंटारियो की बात करें हम लोग तो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो और वाटरलू, यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क यूनिवर्सिटी, कार्लटन यूनिवर्सिटी में हमें गारंटीड फंडिंग मिलती है। इसका मतलब ये है कि जब आपका एडमिशन होता है उस यूनिवर्सिटी में फॉर एमएस या पीएचडी, तो आपकी जो फंडिंग है वो गारंटी होती है। लाइक आपका एडमिशन के साथ, आपके एडमिशन लेटर के साथ ही आपका फंडिंग लेटर भी आ जाता है। तो टिपिकल जो पैकेज है पीएचडी का, लाइक 20,000 to 40,000 पर ईयर है, कैनेडियन डॉलर। इसी तरह यूरोप के अंदर डिफरेंट है, हर यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिफरेंट एक स्टाइपेंड लेवल है। उसके बाद हमारे पास एक गारंटीड फंडिंग के अलावा कुछ कंपेटिटिव स्कॉलरशिप्स हैं जो कि कुछ फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं कनाडा की, लाइक क्वींस यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी, इसमें हमें दी जाती है, जो कि आपके ऑन द बेसिस ऑफ आपकी सीजीपीए मोस्टली डिपेंड कर रहा होता है और आपकी प्रोफाइल, लाइक एसओपी, आपका एलओआरस और आपका रिज्यूमे, उसकी बेस पे आपको स्कॉलरशिप दी जाती हैं अदर देन गारंटीड फंडिंग, जो कि इन टर्म्स ऑफ टीए और आरए मिली जाती हैं हमें। अच्छा, सो ये हाइलाइट्स हैं एक और प्रोविंस की, लाइक प्रायर से अटलांटिक की। तो इस पे हमारे पास मोस्टली फैकल्टी बेस्ड स्कॉलरशिप्स हैं और अवार्ड्स दिए जाते हैं फैकल्टी बेस। तो इसमें एक हाईलाइटिंग पॉइंट ये है कि इसमें एक यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कचवान है जिस पे आपको एमएस लेवल पे भी फंडिंग दी जाती है, लाइक 18,000 to 20,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। तो इसमें इन्होंने रिक्वायरमेंट रखी हुई है, अगर आपका एडमिशन होता है तो आपको ये आपका ट्यूशन फीस माफ़ हो जाएगी और आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद एक रेजाइना स्कॉलरशिप्स है, लाइक स्कॉलरशिप प्लस जीटीए है। उसके बाद सम मेमोरियल स्कॉलरशिप्स हैं। सो ये हाइलाइट्स हैं एक अटलांटिक प्रोविंस की जो कनाडा में बेस्ड है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि एक तो हमने बात कर ली कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमें कौन कौन सी फंडिंग मिल रही हैं, स्कॉलरशिप्स मिल रही हैं। तो ये कुछ स्कॉलरशिप्स हैं जो कनाडा वाइड हैं एक्सेप्ट यूनिवर्सिटी लेवल। तो ये आप अगर आपका एडमिशन किसी यूनिवर्सिटी में हुआ है तो इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप इन स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें ये मोस्ट फेमस कुछ हैं वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप, ओंटारियो ट्रिलिम स्कॉलरशिप्स, यूबीसी इंटरनेशनल लीडर ऑफ टुमारो अवार्ड है। उसके बाद पीरियर एलियोट रोडियो फाउंडेशन स्कॉलरशिप। तो ये सम स्कॉलरशिप्स हैं जो आप इंस्टेड ऑफ यूनिवर्सिटी बेस्ड आप एक कनाडा की कुछ एनजीओज हैं, कुछ फंडिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको फंडिंग देती हैं अगर आपका एडमिशन हुआ है, लाइक फॉर मोस्ट प्रोबेबली इन कैनेडियन यूनिवर्सिटी फॉर एमएस और पीएचडी। अच्छा, तो ये हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप रिसोर्सेज हैं। एक तो हमारे पास वे होता है कि हम यूनिवर्सिटी फाइंड करें, यूनिवर्सिटी की डिपार्टमेंट देखें और उसकी फंडिंग का पेज देखें कि वो किस किस फॉर्म में फंडिंग दे रहे हैं। तो उसके अलावा हमारे पास कुछ स्कॉलरशिप रिसोर्सेज हैं जो स्पेसिफिकली कनाडा बेस्ड हैं मोस्टली। उसमें आपको स्कॉलरशिप्स कनाडा पे अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सी स्कॉलरशिप्स का आइडिया होगा कि कौन कौन सी स्कॉलरशिप इस टाइम अवेलेबल हैं, उनकी टाइमलाइन क्या है, क्या लाइक वो मार्च में स्टार्ट होती हैं, दिसंबर में एंड होती हैं, इस तरह। उसके अलावा डिफरेंट ये ईडीयू कनाडा एक वेबसाइट है, यूनिवर्सिटीज़ कनाडा, यहाँ पे स्कॉलरशिप की लिस्टिंग हुई होती है। उसी तरह एक लास्ट में हम कह देंगे वेनियर कनाडा ग्रेजुएट स्कॉलरशिप। तो ये डिफरेंट रिसोर्सेज हैं जहाँ पे आप लोग जाके कनाडा बेस्ड स्कॉलरशिप फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर द ग्रेजुएट स्टडी। अच्छा, यहाँ पे अब बिफोर क्वेश्चन आंसरिंग सेशन मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि जिस तरह हमारे पास यूएस में एडमिशन होते हैं, लाइक आप बीएस से डायरेक्ट पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। कनाडा में मोस्ट लाइक 80 to 90% यूनिवर्सिटीज़ में ये रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एमएस होना चाहिए, और अगर एमएस के लिए करना है तो मोस्ट प्रोबेबली आपके पास बीएस होना चाहिए। और इसके अलावा एक और हार्ड रिक्वायरमेंट सम हाउ इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ में वो ये है कि यहाँ पे बिफोर अप्लाई टू
एनी प्रोग्राम लाइक फॉर एमएस और पीएचडी, आपको एक फैकल्टी मेंबर या फिर एडवाइज़र सिक्योर करना पड़ता है, जिसको हम कहते हैं लाइक आपने किसी प्रोफेसर के साथ बातचीत की, तो आपको आपकी हेल्प आपके लिए हेल्प के लिए या आपको सपोर्ट करने के लिए एक एडवाइज़र होना लाजमी है इन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़। और इन सम यूनिवर्सिटी इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ बिफोर अप्लाई प्लीज़ सिक्योर एनी एडवाइज़र इन डिपार्टमेंट। सो ये 2 से 3 हार्ड रिक्वायरमेंट्स हैं कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ की अदर देन यूएस यूनिवर्सिटीज़। तो हम अब क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं, अगर किसी का क्वेश्चन है रिगार्डिंग फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ तो आप कर सकते हैं प्लीज़। ओके मैम, आप क्वेश्चन आंसर ले सकती हैं। ओके, सबसे पहले तहसीन साजिद, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसा कि मैंने केमिकल इंजीनियरिंग की हुई है 2018 में, और मेरी सीजीपी है 2.93। तो मेरा एक्सपीरियंस है 5-6 साल का ना इसमें, इस फील्ड में ऑयल एंड गैस सेक्टर में मैंने जॉब कर रहा हूँ। तो मुझे जो कनाडा में स्कॉलरशिप लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होगी, और क्या ये जो है ना मुझे मिल सकता है इस बेस पे, ये ज़रा मुझे गाइड कर दें सर। मैंने एमएस करना है, एमएस के लिए। अच्छा, तो इसमें ना सबसे पहले जब आपकी जो सीजीपी है ना वो लिटिल बिट लो है, लाइक 3 से नीचे है, मोस्टली जी यूनिवर्सिटीज़ में स्पेसिफिकली कनाडा में जो उन्होंने हार्ड रिक्वायरमेंट रखी हुई है वो रखी हुई है 3। कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं लाइक 10% to 15% यूनिवर्सिटीज़ आपको मिल जाएंगी, इसके लिए आपको स्पेसिफिकली सर्च आउट करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटीज़ आपको विद ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीजीपीए अप्लाई करने के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं। उसके बाद आपने बात की एक्सपीरियंस की, तो एक्सपीरियंस नो डाउट मैटर करता है, लेकिन उतना मैटर नहीं करता जितना दूसरे एकेडमिक लेवल अवार्ड्स मैटर करते हैं। लाइक जिस तरह अब हम पहले बात कर रहे थे कि हमारे पास डिफरेंट अवार्ड्स, लाइक अब आप अपना रिज्यूमे सेंड करते हैं एडमिशन कमेटी को, तो एडमिशन कमेटी किस बेस पे आपका एडमिशन करेगी, लाइक ऑन द बेसिस ऑफ 5 ईयर एक्सपीरियंस। नो डाउट वो मैटर करेगा, लेकिन अगर आपके रिज्यूमे में अवार्ड्स हों, लाइक स्टैनफोर्ड का अवार्ड हो, आपके रिज्यूमे में नाम लिखे हों स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, एमआईटी, यूसी बर्कली, तो उन चीज़ की ज़्यादा वेटेज है एज़ कम्पेयर टू एक्सपीरियंस। नो डाउट एक्सपीरियंस मैटर करता है, लेकिन आपके लिए जो मेन हार्ड रिक्वायरमेंट है इस टाइम वो सीजीपी है कि आपको यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करनी है। उसके अलावा कि आप कह रहे थे कि मैं क्या आपका पाथवे है, तो सबसे पहले तो ये कि आप प्रोफिशेंसी है उसके लिए आपको आइट्स देखना देना पड़ेगा या टोफल या डुलिंगो, लेकिन प्रेफरेबल आइट्स है क्योंकि वो 100% एक्सेप्टेबल है हर यूनिवर्सिटी में। जी सर। सर ये आइट्स दे लिए, अब ये मेरा जो है ना इस पोर्टफोलियो के मुताबिक कौन से कंट्री में मेरा पॉसिबल है, मैं कि आइल्स में दे लूँगा, बाकी जो है ना अवार्ड्स भी मैं ले लूँगा। तो ये मुझे अप्लाई कैसे करना चाहिए, प्रोफेसर के थ्रू करना चाहिए या फिर यूनिवर्सिटी के थ्रू करना चाहिए? जो बेस्ट पाथ है अप्लाई करने का वो मुझे बता दें सर। सॉरी, आप रिपीट कर सकते हैं, लाइक आपने लास्ट वर्ड्स क्या कहें, यूनिवर्सिटी के थ्रू अप्लाई करना चाहिए और या प्रोफेसर के थ्रू करना चाहिए, कौन सा बेस्ट पाथ है जो अप्लाई करने का है ना, किसी भी कंट्री में करना हो मुझे बाहर एमएस के लिए ना। अच्छा, तो ये ना मोस्टली तो डिपेंड करता है आप किस यूनिवर्सिटी किस कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं। लाइक अब इस तरह मैं अब कनाडा की हम बात कर रहे हैं, तो कनाडा में 80% यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया होता है कि अप्लाई करने से पहले आप कोई प्रोफेसर सिक्योर कर लें। तो अगर आप प्रोफेसर के साथ के पाथवे से जाते हैं और आप उनको सिक्योर करते हैं और अप्लाई करते हैं तो आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उस केस में आपके चांसेस कम हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है कि प्लीज़ सिक्योर योर एडवाइज़र बिफोर एप्लीकेशन। जी सर ठीक है। अगर सर मैं जितने भी ये अवार्ड्स वगैरह अपनी सीवी से रॉन्ग कर लूँ, आइट्स आइट्स में अच्छे मार्क्स ले लूँ, तो मैं क्या मेरी सीजी पे कवर हो सकती है क्या, फिर भी मुझे चांसेस हैं मिलने के स्कॉलरशिप, अच्छा, अगर मेरी इसमें सीवी? सबसे जी पहले तो सर। ये है कि आपको तो पहले आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कनाडा में है जो अप्लाई आपको एक्सेप्ट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ दैट सीजीपीए। नो डाउट अगर आप आइट्स में अच्छा स्कोर लेते हैं उसकी बहुत वैल्यू आइट्स की और दूसरे अवार्ड्स की भी वैल्यू है, लेकिन फिर भी सीजीपीए
कहीं ना कहीं रोल प्ले करेगी ऑन द इन योर एप्लीकेशन डिसीजन। ठीक, अगर सर प्रोफेसर जो है ना वो हो जाए रेडी, तो फिर सीजीपीए को वो देखते हैं। अगर प्रोफेसर एडवाइजर जो है ना वो उसको मैं ईमेल करूँ, अपनी बताऊँ रीजन की सीजीपीए कम है इस वजह से जो भी है, तो अगर वो रेडी हो जाए तो मिल सकता है। जी डेफिनेटली, अगर प्रोफेसर रेडी है तो फिर तो मिल जाएगी, लेकिन वही बात है कि प्रोफेसर को रेडी करने के लिए भी सीजीपीए मैटर करती है। जी सर, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर, दिस इज हमदा रेदा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। मैं अभी रिसेंटली 2024 में पास आउट हुआ हूँ फ्रॉम एनआईटी यूनिवर्सिटी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, एंड आई माय सीजीपीए वाज 3.81। तो मैं प्लान कर रहा हूँ आगे मास्टर का फ्रॉम जर्मनी। तो उसके लिए मेरे पास एज सच कोई रिसर्च वर्क या आप कह लें कि पब्लिकेशन या आर्टिकल को इस तरह का मेरे पास अभी तक है नहीं कुछ भी। मतलब फाइनल ईयर प्रोजेक्ट हमने किया था, लेकिन उसके अलावा एज सच कोई रिसर्च वर्क नहीं है मेरे पास। तो क्या अगर मैं स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करता हूँ या फिर मैं एडमिशन के लिए भी अप्लाई करता हूँ, तो उसके लिए ये मेरे पास रिसर्च वर्क का ना होना कितना मेरे लिए नुकसानदेह हो सकता है या कितना फ़ायदेमंद हो सकता है? तो इस हवाले से ज़रा ब्रीफ कर दें। ओके, अच्छा आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए कि आप एमएस के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल, एमएस के लिए। अच्छा, तो ये रिसर्च वर्क नो डाउट रोल प्ले करता है, लेकिन इतना नहीं करता। लाइक 10% आप कह लें प्ले करेगा आपके एप्लीकेशन में, लेकिन अब आपका सीजीपीए नो डाउट अच्छा है 3.81। आपके पास आइल्स है या कोई इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट? नहीं सर, आई एम प्लानिंग फॉर टेकिंग आइल्ड, एंड इट विल बी ऑन जी ठीक है। जनवरी अ, 2026। ठीक है, तो आप बगैर रिसर्च वर्क के भी अप्लाई कर सकते हैं, और हमारे पास आई कोड ग्रुप पे बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ना कि सिर्फ जर्मनी, मोस्टली यूएस गए विदाउट ज़ीरो रिसर्च एक्सपीरियंस। सॉरी सर, रिपीट कीजिए। मैं कह रहा था कि रिसर्च वर्क इतना मैटर नहीं करता। हमारे पास आई कोड ग्रुप पे ज़्यादातर बच्चे, लाइक मैक्सिमम बच्चे विदाउट रिसर्च एक्सपीरियंस जाते हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे इन अमेरिका। बाकी बात रहेगी कि आप जर्मनी की स्पेसिफिकली बात करें तो उसके लिए इतनी स्पेशलिटी नहीं है मेरे पास, तो इतना स्पेसिफिक आंसर मैं आपको नहीं दे सकता फॉर जर्मन यूनिवर्सिटीज़। ओके सर, थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट फजील अहमद, आप अपना क्वेश्चन कर सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। आपने जो अभी बात की थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जो एडमिशन की बेसिस पे आपको ग्रांट दे देती हैं, जैसे वाटरलू यूनिवर्सिटी है। तो जी वो यूनिवर्सिटी मास्टर्स के ऊपर भी जो फुली फंडेड स्कॉलरशिप देगी, या फिर आप अगर बोल रहे हैं तो आपकी एडमिशन होने आवाज़ पे नहीं आ रही। पार्शियल स्कॉलरशिप मिलती हैं मास्टर लेवल पे भी? ओके, आई थिंक उनका इंटरनेट चला गया है, तो वो मेरी ही ज्वाइन कर लेंगे। सर फजील अहमद, आप अपना क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। जी, क्वेश्चन ये था कि सर ने बात की थी कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जैसे वाटरलू यूनिवर्सिटी है, वो एडमिशन होने पे आपको ग्रांट देती है, यानी अगर आपका एडमिशन हो गया तो आपको डायरेक्ट ग्रांट प्रोवाइड करेगी। तो क्या ये मास्टर्स के लिए भी पॉसिबल है? और जो ग्रांट होता है वो क्या पार्शियल फंडिंग होती है या फिर फुली फंडेड होती है वो? नहीं, अ, एक्चुअली मास्टर जी मैम, आप आंसर कीजिए। आप कर लें, ठीक है सर। ओके, अच्छा, तो ये मैं आपको एग्जांपल देता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कचवान की। अगर मैं स्पेल सही कर रहा हूँ तो उसमें आपको एमएस लेवल पे भी ऑन द एडमिशन आपको फंडिंग दी जाती है, जिसमें आपका ट्यूशन फीस बिल्कुल वेव ऑफ हो जाती है, और आपको स्टाइपेंड दिया जाता है अराउंड 20 to 22,000 कैनेडियन डॉलर पर ईयर। ओके सर। तो ये फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी, जो जी आपने जो लिस्ट आउट की थी, जैसे वाटरलू वगैरह हो गई या यूनिवर्सिटी यॉर्क जी हो गई?
जी मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में है, लेकिन इसमें एक पॉइंट आपको कंसीडर करना पड़ेगा कि लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ कंपेटिटिव हैं, और उसमें एडमिशन के लिए जो मेन रोल प्ले करेगा वो एडवाइज़र सिक्योर करना होगा। जी हाँ, वो काफ़ी हाई एक्सेप्टेंस रेट है उनका यूनिवर्सिटीज़ का। जी थैंक यू। सर हसनैन इरशाद, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी सर, क्वेश्चन ये है कि आपने एडमिशन्स की रिक्वायरमेंट्स में बताया कि हमारे पास जो है ना ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। जैसे मैं अभी ना लास्ट ईयर में हूँ अपने बैचलर्स के, तो अभी मैं अप्लाई कर सकूंगा या मेरे पास ट्रांसक्रिप्ट होना मस्ट है? जी आफ्टर 6 सेमेस्टर हम अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने जी सर, फर्स्ट 6 सेमेस्टर की ट्रांसक्रिप्ट अपलोड कर सकते हैं। जी ठीक है सर, थैंक यू। अब्दुल समद, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आ रही है? वालेकुम सलाम जी, आ रही है। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे भी बताया कि कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, तो जैसे यूएस के यूनिवर्सिटीज़ में अगर हम देखें तो अगर नेक्स्ट ईयर फॉल के एडमिशन हमें लेना हो तो हमें अभी से सितंबर से स्टार्ट करना होता है ईमेलिंग प्रोफेसर वगैरह को। तो कनाडा में क्या साबित होता है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम नेक्स्ट ईयर फॉल के लिए अप्लाई करना चाहें तो हमें कब से स्टार्ट करना होगा एप्लीकेशन वगैरह, और क्या उसका कब तक होता है, डेडलाइन कब तक होती है जनरली सारी यूनिवर्सिटीज़ की? गुड क्वेश्चन। मैं तो मिस कर गया था ये चीज़ ड्यूरिंग स्लाइड। तो कनाडा में भी अभी एडमिशन ओपन है फॉर फॉल, और उसके अलावा जो स्प्रिंग का सीन है वो ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटी में कनाडा में स्प्रिंग को विंटर कहते हैं, और उनके मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन है वो क्लोज हो रहे हैं लाइक विद इन दिस मंथ और नेक्स्ट मंथ। सर ये जैसे आपने स्प्रिंग का बताया, तो स्प्रिंग के हमारे कब तक का टाइम है? जैसे नेक्स्ट ईयर का अगर अप्लाई करना चाहें तो कब तक हम नेक्स्ट ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं स्प्रिंग के लिए स्पेसिफिकली? सॉरी, नेक्स्ट ईयर फॉर एग्जांपल एक स्प्रिंग अभी चल रहा है 2026 का। जी, अब 2026 का स्प्रिंग जो होगा, अभी 2025 है तो नेक्स्ट ईयर। इसमें मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की जो डेडलाइन है वो 20 ये 30 सितंबर है, और या फिर 15 अक्टूबर है। बाकी आप स्पेसिफिकली अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ को आप सर्च आउट करें तो आप उस पर देख लीजिएगा। सर मुदस्सिर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ईशा बाबिर, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के नाम मेंशन किए थे कि वहाँ पर अगर एडमिशन हो जाता है तो गारंटेड स्कॉलरशिप होती है, लेकिन आप लाइक कुछ और भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो अगर उसमें आपका प्रोफेसर के ट्रैक के थ्रू एडमिशन होता है, फॉर एग्जांपल अगर प्रोफेसर ने अपने वेबसाइट में मेंशन किया हुआ है कि उनके पास एक ओपनिंग है और आप फिर प्रोफेसर के थ्रू अप्लाई करते हैं, तो फिर तो वो फंडेड पोजीशन ही ओपन होगी ना? लाइक वो फंडेड पोजीशन ही उन्होंने लिखी होगी कि उसके लिए ही वो लाइक दे आर आस्किंग फॉर एप्लीकेंट्स। जी अगर आप प्रोफेसर के थ्रू जाती हैं और प्रोफेसर के पास फंडिंग है, लाइक वो उन्होंने अपनी स्पेसिफिक वेबसाइट पे मेंशन किया है कि वो स्टूडेंट्स हायर कर रहे हैं फॉर एमएस और पीएचडी, तो वो आपकी फंडेड पोजीशन ही होती है। मोस्ट प्रोबेबली सम केसेस पे डिपेंड करता है कि प्रोफेसर के पास फंडिंग कितनी है। तो कभी कभी लाइक 10% केसेस में ऐसे होता है आपके आपको पार्शियल फंडिंग मिलती है, नहीं तो 90% केसेस में अगर आप प्रोफेसर के थ्रू गई हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप या फंडिंग मिलती है, जिसमें आपका ट्यूशन फीस भी माफ़ होती है और आपको स्टाइपेंड भी मिलता है पर मंथ। ठीक हो गया, थैंक यू। मिस, मेरे माइक का मसला आ रहा था। मे आई स्पीक नाउ? जी यस। मुदस्सर। सर, मैंने बीएससी इंजीनियरिंग की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इन 2019 विद थीसिस वर्क। अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है विद 3.7 विद 4 लोकल पब्लिकेशंस बाय एचईसीवाई कैटेगरी, और मैंने पीटी अभी हाल ही में दिया है विद 61 नंबर। और अभी स्कॉलरशिप्स हंट कर रहा हूँ, तो पहले तो मेरी प्रोफाइल थोड़ी सी जज कर लें, और साथ में ये है कि हाउ टू अर्न दैट अवार्ड्स, दैट जो भी हमने इसी वेबिनार में अवार्ड्स के ऊपर बात की है। अच्छा,
तो सबसे पहले इसी पॉइंट पे बात करते हैं कि अवार्ड्स कैसे अर्न करें। तो आप आई कोड ग्रुप पे हैं? जी जी। तो आई कोड ग्रुप पे रेगुलरली अनाउंसमेंट्स हो रही होती हैं। लाइक 2 to 3 मंथ्स पहले स्टैनफोर्ड हुआ था, उस पे हमारे लाइक 200 प्लस पार्टिसिपेंट गए थे जिन्होंने एज अ सेक्शन लीडर रोल प्ले किया था। उसके उससे कुछ दिनों पहले हमारे पास हार्वर्ड पजल डे हुआ था जिसमें आई कोड ग्रुप की मोस्टली पार्टिसिपेंट्स ने विन किया था बाय सॉल्विंग 9 by 9 पजल्स। तो अगर आप आई कोड ग्रुप एक्टिव हैं और इन चीज़ों में रोल प्ले करते हैं या ऐड होते हैं तो आप आपके पास अवार्ड्स ऐड होते जाएंगे ऑन ऑन योर रेज्यूमे। We can say like it CPT points like जी, सीपीटी पॉइंट मीन सॉरी। continuing education development, मेरा ख्याल इस तरह है इसका ये concept। मोस्टली ये जो अवार्ड्स हैं ना लाइक सेक्शन लीडर और दूसरे, तो सेक्शन लीडर एज आपका वॉलंटियर एक्सपीरियंस ऐड होता है। और दूसरे अगर हम जो मोस्टली आई कोड ग्रुप होता है कोडिंग कंपटीशंस होते हैं और जी डिफरेंट जी। पजल डे होते हैं, तो वो मोस्टली मोस्ट प्रॉब्ली आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स और डिफरेंट टीम वर्क स्किल्स को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं ऑन योर रेज्यूमे और डिफरेंट एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं। राइट। सर मेरी प्रोफाइल के बारे में थोड़ा सा बता देते ठीक है, या मुझे इस पर वर्क करने की जरूरत है? और आपकी सीजीपी क्या है सॉरी? BSc इंजीनियरिंग 2.9 इन 2019 विद थीसिस वर्क, आपकी मास्टर्स 3.7। सीजीपीए लो है, लेकिन मास्टर आपका जो मास्टर है, मास्टर में आपकी सीजीपीए बहुत अच्छी है 3.7। तो सीजीपीए आपकी ठीक है। आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है? 61 PTE ओके। तो which is equivalent to 6.5। जी, तो इसका ये होगा कि आपको एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि आपके पास यूनिवर्सिटीज़ का काउंट कम हो जाएगा। लाइक पीटीए मोस्टली एक्सेप्टेड नहीं है कनाडा में, लेकिन सम हाउ फिर भी एक्सेप्ट है। जो यूनिवर्सिटी में एक्सेप्ट है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यू आर गुड टू गो, लेकिन साथ साथ आप आई ग्रुप एक्टिव रहें और ये चीज़ें अपने अवार्ड्स ऐड करते रहें, डिफरेंट एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व रहें। राइट, थैंक यू सो मच। Sir Fasi, you can ask your query. अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम जी, ठीक सर, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा एक जनरल क्वेश्चन है 2025 के तमाम एस्पिरेंट्स के बिहाफ के ऊपर कि आपने जो है वो काफ़ी इसके ऊपर रिसर्च की एंड काफ़ी अच्छा और इन्फॉर्मेटिव वेबिनार अभी दिया कनाडा के हवाले से। तो क्या आप गाइड कर सकते हैं तमाम एस्पिरेंट्स को 2025 स्पेशली कि उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? उनको जो है वो प्रोफेसर सिक्योर करने के ऊपर जाना चाहिए या फिर उनको मल्टीपल स्कॉलरशिप्स के ऊपर अप्लाई करना चाहिए स्पेसिफिकली फॉर कनाडा? और जो मल्टीपल तरह की स्कॉलरशिप्स हैं जैसे गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटी वाइड स्कॉलरशिप्स हैं या फिर फेलोशिप्स हैं जो कि डिफरेंट तरह से जो है वो सिक्योर होती हैं। तो what do you say for students that have bachelor's and CGPA like 3 and all the things uh, regarding like जो हमारे पास मेनली आई कोड गुरु के ऊपर अचीवमेंट्स होती हैं स्टैनफोर्ड और हार्वर्ड वगैरह वाली। तो इस तरह की प्रोफाइल के लिए आप क्या रेकमेंड करते हैं अभी? अच्छा, तो इसमें ना सबसे पहले तो बात की जाए ना, अगर प्रोफेसर के पाथवे पे जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू माय एक्सपीरियंस और हमारे दूसरे कुछ कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बात कर रहा हूँ कि जो कनाडा में कंपेयर टू यूएस प्रोफेसर्स, तो वहाँ पे हमें डिसएडवांटेज होता है बहुत एज़ कम्पेयर टू यूएस। तो लेकिन जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी लेवल और फेलोशिप्स हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिसर्च, वो फुल्ली फंडेड नहीं है। लाइक वो पार्शियल फंडेड है या 75% फंडिंग दे रहे हैं। लेकिन जो हमारे सर पास आपकी आवाज़ जीपी बीच में इंटरप्ट हो गई थी, कैन यू प्लीज रिपीट? ओके, मैं शुरू से स्टार्ट करता हूँ। अगर हम इसमें दो पाथवे हैं सर, जिसमें जिस तरह आपने जिक्र किया कि हम प्रोफेसर के पाथवे पे जाएं या डायरेक्ट अप्लाई करें विद डिफरेंट स्कॉलरशिप्स। तो जो प्रोफेसर का पाथवे है इन कनाडा, वो सॉर्ट ऑफ competitive है एज़ कम्पेयर टू यूएस। उसमें इसका रीज़न कुछ ये है कि कुछ फैकल्टी की जो मेंबर्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़
वो कुछ कम है एज़ कम्पेयर टू यूएस। और दूसरी बात ये है कि जिस तरह उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया वेबसाइट पे कि आपने पहले प्रोफेसर से कांटेक्ट करना है अप्लाई करने से पहले, तो उससे ये होता है कि जितनी भी ट्रैफिक है स्टूडेंट्स की वो डायरेक्ट प्रोफेसर की तरफ जाती है। तो वो ये पाथवे अप्लाई इस पाथवे पे जाते ही नहीं है कि वो डायरेक्ट अप्लाई करें विदाउट सिक्योरिंग प्रोफेसर। मोस्टली स्टूडेंट फिर प्रोफेसर को रीच आउट करते हैं। तो जो थोड़ा बहुत प्रोफेसर वाला पाथवे है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो दूसरा पाथवे है डायरेक्ट एप्लीकेशन का या एडमिशन का, उसमें दो फैक्टर्स हैं कि पहला फैक्टर ये है कि जो हमारे पास डिफरेंट अवार्ड्स हैं या फेलोशिप्स हैं या गवर्नमेंट लेवल स्कॉलरशिप हैं, वो 100% आपकी या ट्यूशन या आपको 100% फंडिंग नहीं देते हैं। वो आपको 50% या 75% फंडिंग दे रहे होंगे या आपकी ट्यूशन फीस वेव ऑफ कर रहे होंगे। लेकिन जो जिस तरह अभी यूनिवर्सिटीज़ को मेंशन आउट किया गया लाइक यूनिवर्सिटी ऑफ वाटरलू और डिफरेंट यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन, तो उसमें आपको गारंटीड फंडिंग मिलती है, लाइक आपका फीस वेव होती है और आपको फंड स्टाइपेंड मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ एडमिशन। लेकिन वो बहुत कंपेटिटिव हो जाती हैं। उसका रीज़न ये है कि जो प्रोफेसर को सिक्योर करके आते हैं उनके चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। लेकिन मैं खुद रिकमेंड ये करूँगा कि डायरेक्ट अप्लाई करें। अगर किसी फॉर एग्जांपल आप यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन में फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ तो मेरी रिक्वायरमेंट सारी क्लियर हो रही हैं, सारे एप्लीकेशन जो मटेरियल है वो सारे पूरे हैं और मैं एलिजिबल हूँ हर चीज़ हर पॉइंट ऑफ व्यू पे, तो मैं अप्लाई करूँगा एंड डायरेक्ट ही अगर मुझे कोई प्रोफेसर रिस्पॉन्स नहीं करता। ठीक है, और साथ साथ ये भी बताते चलें जो हमारे पास टीचिंग असिस्टेंटशिप्स एंड रिसर्च असिस्टेंटशिप के रोल्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, उनका क्या सिनेरियो है कनाडा में? अच्छा, उसका ये है कि रिसर्च असिस्टेंटशिप रोल तो स्पेसिफिकली वो प्रोफेसर के हाथ में होता है। लाइक अगर आपने एडवाइज़र सिक्योर की है तो आपको मोस्टली आरए मिलती है। लेकिन जो मोस्टली यूनिवर्सिटी में जो टीए है वो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, वो डिपार्टमेंट ने आपको देनी होती है ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडेंशियल्स इन योर एप्लीकेशन। तो वो टीए आपको डिपार्टमेंट की तरफ से दी जाती है और ये जो गारंटीड फंडिंग है वो भी इन टर्म्स ऑफ टीए ही आपको मिल रही होती है जब आपका एडमिशन होता है। तो हम लोग सेफली अभी ये स्टेप्स ले सकते हैं कि हम लोग भले से कॉम्पिटिटिव है, स्टूडेंट्स को रेकमेंड करें कि आप प्रोफेसर्स को ईमेल कर लें अगर आप कनाडा को फोकस करना चाह रहे हैं तो। जी, इसका जो मैं रिकमेंड करूँगा वो ये है कि अगर आप एक यूनिवर्सिटी में आपने देखा है कि आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही हैं, तो आप एक दफ़ा प्रोफेसर्स को रीच आउट कर लें, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोफेसर रिस्पॉन्सिव हैं या नहीं। तो फिर उसके बाद अगर आपकी रिक्वायरमेंट पूरी है और आपने अगर किसी यूनिवर्सिटीज़ में भी अप्लाई नहीं किया और डेडलाइंस बिल्कुल नज़दीक हैं, तो एज अ बैकअप और सेफ पॉइंट के लिए आप एक यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट अप्लाई कर दें अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपको फ़ी वेवर मिलता है तो। ठीक हो गया, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट की तरफ आते हैं। हबाब अख्तर, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। am I audible? वालेकुम सलाम जी। अच्छा सर, ऐसा है कि मेरी प्रोफाइल अब कंप्लीट है और रिसेंटली मैंने आइल्स भी दी है। मेरे 7 बैंड्स आए हैं उसमें और स्पीकिंग में भी मेरे 7 ही थे और मेरा CGP 3.71 है। आई कुड गुरु वाली सारी अचीवमेंट्स हैं मेरे पास। अब मतलब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस तरह से हूँ कि मुझे ईमेल्स लिखनी है प्रोफेसर को और मतलब मेरा माइंड क्लियर नहीं है कि उसका वो टेम्पलेट किस तरह होना चाहिए और वो सारी चीज़ें मतलब थोड़ा सा उस हवाले से मुझे गाइडेंस चाहिए। अच्छा, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट सारी क्लियर है तो आप अपना जो भी आपके माइंड में आ रहा है, आप एक ईमेल टेम्पलेट बनाएं और उसे ग्रुप के अंदर शेयर करें, स्लैक के ग्रुप के अंदर। तो आपको वो उस पे आपको रिवीजन मिलेगी, मुख्तलिफ मॉडरेटर्स रिव्यू करेंगे। तो टाइम के साथ साथ आपका ईमेल टेम्पलेट अच्छा होता जाएगा, ऑप्टिमाइज होता जाएगा। लेकिन ये अगर आप सोचते रहें कि मेरे पास ईमेल टेम्पलेट ठीक नहीं है, मेरी ये चीज़ ठीक नहीं है, तो आप कभी भी स्टार्ट नहीं करेंगे। स्टार्ट लें, टाइम के साथ साथ चीज़ें बेहतर होती जाती हैं। ओके सर। सर मोहम्मद, आप अपना क्वेश्चन पूछिए। मैम सायरा, आप अपना क्वेश्चन पूछिए।
अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कनाडा में मैंने कुछ प्रोफेसर्स को अप्रोच किया, लाइक ईमेल वही जिस तरह मैं आईकोड गुरु में मैंने अपनी रिव्यू भी करवाई हुई है, लेकिन कनेडियन किसी भी प्रोफेसर ने मुझे रिप्लाई नहीं किया। इन फ्लिप साइड अमेरिकन जो यूएस वाले हैं वो फिर आपको एटलीस्ट रिप्लाई तो कर देते हैं ना। तो इस सिनेरियो में फिर क्या किया जाए? लाइक मेरा जीपीए 3.48 है मास्टर्स का, मेरी रिसर्च भी है, मैंने आरए भी किया हुआ है, और इसके अलावा पब्लिकेशन भी है। टॉफल में मेरे 94 है। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं इस केस में? अच्छा, तो ये जो प्रोफेसर वाली बात है, नो डाउट ये 100% ठीक है कि प्रोफेसर जो हैं कनाडा में वो रिस्पॉन्सिव नहीं है। उसका रीज़न पहले शेयर किया था कि उन्होंने जिस तरह यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर मेंशन किया हुआ है कि आप प्रोफेसर को कांटेक्ट करें अप्लाई करने से पहले, तो कुछ ट्रैफिक ज़्यादा हो जाती है प्रोफेसर की तरफ, और कुछ पॉइंट्स ये भी हैं कि कनाडा में मोस्टली प्रोफेसर्स इंडियंस हैं और कनाडा बेस नहीं है। तो उसकी बेस ये कुछ रीज़न है जिसकी वजह से प्रोफेसर रिस्पॉन्सिव नहीं है इन कनाडा। ऑन द बेसिस ऑफ आपकी प्रोफाइल, तो इस पे अब आपके पास एमएस भी है और आपके पास पब्लिकेशंस भी हैं और आपकी सीजीपी भी ठीक है। तो आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी फाइंड आउट करें, लाइक आप यूनिवर्सिटी ऑफ सस्केचुआन को सर्च आउट करें। आपकी आई थिंक सो उस पे आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो रही हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रोफाइल आपको एडमिशन मिल जाना चाहिए। सर उस लाइक अभी स्प्रिंग के लिए टाइम है ना? लाइक नहीं, अगर मैं, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एसओपी एवरीथिंग इज प्रिपेयर्ड, तो मैं मतलब स्प्रिंग को इस टाइम पे टारगेट कर सकती हूँ ना, अगर एडमिशन ओपन है? मोस्ट प्रोबेबली आप कर सकती हैं। मोस्टली वेबसाइट यूनिवर्सिटीज़ की डेडलाइन सितंबर में है, आई थिंक। जी जी, मैं मतलब इसी अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। सर मोहम्मद मुनीर, आप अपना क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, बहुत स्लो है आपकी आवाज़। अब आ रही है सर आवाज़? जी आ रही है, लेकिन बहुत स्लो है। आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर मेरा थोड़ा माइक का मसला है। हेलो सर, आवाज़ आ रही है? जी अपना क्वेश्चन कर। अच्छा सर, मैं अभी बीएस कंप्यूटर साइंस कर रहा हूँ। मेरा सेमेस्टर चल रहा है 7। तो मेरी करंट सीजीपी है 3.19। तो इसमें ये है कि जो है ना, अभी मैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाना है। तो ये फाइनल ईयर प्रोजेक्ट भी मतलब एक एफवाईपी होता है आपका, तो ये किस तरह मतलब आगे आपको हेल्प कर सकता है और इस सीजीपी पे आप जा सकते हैं आगे? अच्छा, आपकी आवाज़ कुछ स्लो है, लेकिन जो मुझे समझ आया कि आपकी सीजीपीए 2.19 है और आप 7 हैं, तो आपकी सीजीपीए थोड़ी लो है। तो अगर आप इम्प्रूव कर सकते हैं, लाइक आपके पास अगर अभी एक सेमेस्टर है और आप कुछ सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप उन्हें करें। तो जितनी ज़्यादा अच्छी सीजीपीए होगी उतने आपके चांसेस ज़्यादा होंगे। और उसके बाद आपने बात की कि एफवाईपी की। एफवाईपी मैटर करता है, लेकिन इतना ज़्यादा मैटर नहीं करता कि आप उसके बाद पूरा साल ज़ाया कर दें। आप अगर आप आईकोड ग्रुप हैं तो आप किसी हैकाथॉन में जाएं और उस पर कोई प्रोजेक्ट बनाएं और उसको आप एज अ एफवाईपी भी लेके चल सकते हैं। जी थैंक यू सर। सर मोहम्मद अली, if you are with us, ask your question. Are you here? जी अस्सलाम वालेकुम सर। आवाज़ आ रही है सर मेरी? जी आ रही। तो सर मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है इस्लामिक से। सीजीपीए मेरा सर 3.66। तो सर इस बारे में गाइड कर दीजिएगा। रिसर्च और पब्लिकेशन एज सच अभी नहीं की, मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है कंप्यूटर साइंस में, तो क्या पाथवे होगा? और आइल्स अभी तक मैंने नहीं दिया। ऑन द बेसिस ऑफ अगर यूनिवर्सिटी आपको इशू करती है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, तो उसकी बेसिस पे आप कर सकते हैं, और क्या पाथवे होगा आप गाइड कर दीजिएगा। अच्छा, तो इस पे आपको सबसे पहले ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी ही करना पड़ेगा।
आई थिंक सो कनाडा में कोई एक या दो यूनिवर्सिटीज़ होंगी जो आपको प्रोफिशिएंसी की बेस पे आपको एडमिशन देंगे, लेकिन विदाउट इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आप आगे मूव नहीं कर सकते। सबसे पहले आपका आई थिंक सो जो काम है या जिस पे आपने वर्क करना है वो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है। और हम रिकमेंड करते हैं आईगोड गुरु पे कि आप आइल्स ही दें, क्योंकि वो 100% एक्सेप्टेबल है वर्ल्ड वाइड। और आपकी CGPA ठीक है, लाइक 3.66 राइट नाउ। आप आइल्स दें, उसके बाद आप साथ साथ अपनी प्रोफाइल पे वर्क करें और साथ साथ अप्लाई करना शुरू करें। सर इस बेसिस पे गाइड कर दीजिएगा, मतलब फुली फंडेड के चांस सिक्योर हो सकते हैं आइल्स के बाद, अगर उसमें आप बैंड्स जो हैं वो अच्छे से कवर करें तो उस बेसिस पे। जी बिल्कुल, हमारे पास CGPA विद CGPA 3.1 और उनके पास आइल्स का स्कोर था 7.5। उन्होंने फुली फंडेड स्कॉलरशिप सिक्योर की है, तो आप भी कर सकते हैं ज़रूर। मतलब सर इसके लिए मतलब आइल्स जो है वो लाजमी करें, उसके बाद मतलब साथ साथ अप्लाई भी करते हैं। जी आइल्स लाजमी है, उसके बगैर आप आगे मूव नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर भी देंगे तो आइल्स के बगैर आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट ही नहीं। जी बेहतर होगा सर, जज़ाकल्लाह। ओके, आई थिंक सो हमारे पास क्वेश्चंस एंड हो गए हैं। चैट में अगर कोई क्वेश्चन है तो सर वासिफ आप ये ना स्लाइड्स काइंडली शेयर कर दें। अच्छा, मैं इधर इधर ही शेयर कर देता हूँ चैट में। जी इधर ही शेयर कर दें। ओके, जी सर हारिस खान, आपका कोई क्वेश्चन है? सर कंपैरेटिवली टू यूएसए, कनाडा में कितने स्कॉलरशिप होते हैं? जिस तरह हमें सुनते आ रहे हैं कि यूएस में हर पीएचडी फुली फंडेड होती है, तो यहाँ पर क्या सिस्टम होता है फॉर एमएस एंड पीएचडी? अच्छा, तो इस केस में यूएस से प्रेफरेबल है कि जिस आपने कहा कि यूएस में मोस्टली आपको PhD जो है फुली फंडेड मिलती है। कनाडा में भी मोस्टली फुली फंडेड है, लेकिन इसमें दो सीन है कि आप PhD के लिए डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते आफ्टर BS। एक ये बैरियर है कनाडा में, और दूसरा बैरियर लाइक एज कम्पेयर टू यूएस जो है प्रोफेसर सिक्योर करना थोड़ा बहुत competitive है एज कम्पेयर टू यूएस इन कनाडा। ओके मैम, अगर कोई चैट में कोई क्वेश्चन है तो आप उसे गो थ्रू कर लें, अदरवाइज अगर किसी का क्वेश्चन नहीं है तो हम मीटिंग एंड करते हैं आज का वेबिनार। सर वासिफ स्लाइड्स का लिंक शेयर नहीं हुआ। जी मैं शेयर कर रहा हूँ सो। अच्छा सर, देयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस इन चैट, मैं रीड आउट कर लेता हूँ। एक क्वेश्चन है कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, माई CGPA इज़ 3.16, I have participated in 3 international hackathons and I am preparing for IELTS. Can I get admission by scholarship with this CGPA, and how can I improve my profile and make it more efficient? अच्छा सॉरी सर, CGPA 3.16 है और 3 इंटरनेशनल हैकाथॉन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है। अच्छा, तो CGPA लिटिल बिट आपकी लो है, लेकिन आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी अगर आपके पास आइल्स का बैंड अच्छा हो, मोस्ट प्रोबेबली 7.5 या 8, या कम से कम अगर आपका 7 है। और उसके बाद साथ साथ सिर्फ हैकाथॉन नहीं, डिफरेंट इवेंट्स में भी जाएं, लाइक इन फ्यूचर अगर स्टैनफोर्ड आ रहा है, हार्वर्ड आएगा, MIT आएगा, डिफरेंट उनमें भी जाएं, तो इससे आपकी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग होगी, जिस जो आपका CGPA जो है ना कवर करेगी। लेकिन आपको आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए यूनिवर्सिटीज़ में विद आइल्स। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मैम सबा का। शी सेज कि माई CGPA इज़ 3.39, 6.5 in IELTS and 1.5 years of experience, hackathons and competitions। इन्होंने ये नहीं डिफाइन किया कि इन्होंने कितने हैकाथॉन्स एंड कॉम्पिटिशन्स के अंदर पार्टिसिपेट किया है या कितनी हैकाथॉन विनिंग्स हैं।
जस्ट डायरेक्टली ये पूछा कि कैन आई गेट एडमिशन विद दिस प्रोफाइल? जी, आपको इस प्रोफाइल के साथ एडमिशन मिल जाएगा। लाइक आपकी सीजीपी भी ठीक है, आप एलिजिबल हैं और आपके पास आइल्स भी है 6.5। तो आप अप्लाई करें और प्रोफेसर्स को रीच आउट करें, तो विद द हेल्प ऑफ आईकोर ग्रुप गाइडलाइंस आप सिक्योर कर लेंगे स्कॉलरशिप। एक क्वेश्चन है, कैन आई गेट एडमिशन इन अंडरग्रेड डिग्री आफ्टर एफएससी? राइट नाउ आफ्टर right now for next academic year I passed FSC with 87% and have character and language certificate from my college. अच्छा, तो अंडर ग्रेड का इतना स्पेसिफिकली नॉलेज नहीं है कि उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। आई थिंक सो एक सैट का एक टेस्ट होता है, वो देना पड़ता है आपको। लेकिन हम आईकोर ग्रुप पे इस चीज़ को रिकमेंड नहीं करते कि आप अंडर ग्रेड बाहर से करें, लाइक कनाडा और यूएस से करें। जो आईकोर ग्रुप की रिकमेंडेशन है मोस्टली वो ये है कि आप अंडर ग्रेजुएट पाकिस्तान से करें और फिर एमएस या पीएचडी बाहर से जाके करें, लाइक यूएस से करें या कनाडा से करें। ठीक है। एक क्वेश्चन है सर इफ्तिखार का कि आई हैव डन माई बैचलर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड माई CGPA इज़ 3.01. कैन आई गेट एडमिशन with CGPA, with this CGPA if I secure 7 or 7.5 bands in IELTS? जी, अगर आप आइल्स का बैंड लेते हैं तो आप एलिजिबल होंगे मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में जिनका रिक्वायरमेंट 3 है। लेकिन आपके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा एज़ कम्पेयर टू अदर पार्टिसिपेंट जिनकी CGPA ज़्यादा है, लाइक 3.5 है, 3.7 है। तो आप अप्लाई अगर आप आइल्स दे देते हैं तो आप साथ साथ अप्लाई करें। लेकिन जो रिकमेंडेशन है जनरल ऑन द बेसिस ऑफ दैट CGPA वो ये है कि आप साथ साथ MS भी शुरू कर दें पाकिस्तान में। तो जैसे ही आपके MS की CGPA इंक्रीज़ हो, लाइक 2 सेमेस्टर हो जाए, तो फिर आप MS की CGPA को यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है अबाउट सेशन. व्हाट इज एक्सेप्टेंस रेट इन कनाडा और विच सेशन इज बेटर, स्प्रिंग या फॉल? अच्छा, एक्सेप्टेंस रेट तो जनरल तो नहीं आइडिया, हर यूनिवर्सिटी का आपको स्पेसिफिकली जाके देखना पड़ेगा। और जो सजेशन है वो फॉल की है कि लाइक विंटर में सीट्स या स्कॉलरशिप्स की अवेलेबिलिटी कम होती है एज़ कम्पेयर टू फॉल, तो फॉल के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है। ठीक है। एक क्वेश्चन है कि आई हैव 92% इन इंटरमीडिएट एंड 98 इन मैट्रिक, और बैचलर्स के हवाले से जो है वो पूछ रही हैं वंस अगेन, एंड मैम रोमैसा ने इसके ऊपर जवाब दिया है कि PS प्रोग्राम्स आर नॉर्मली नॉट फुली फंडेड. सो आपकी भी इसके ऊपर अगर कोई ओपिनियन हो? जी, अकॉर्डिंग टू जिसका मैम वैसे ने आंसर किया तो यही है कि BS जो है फुली फंडेड नहीं होते, लाइक 20 to 30% चांसेस होते हैं कि आपको फंडिंग मिल जाए। और आपको अगर स्कॉलरशिप मिलती भी है तो वो 20%, 30% या मैक्सिमम 50-60% मिलती है। तो रिकमेंडेशन यही होती है कि आप BS अपना पाकिस्तान से ही करें और MS या PhD बाहर से करें। ठीक है। बाकी जो है वो कट ऑफ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं कि लोग जो है अपनी CGPA शेयर कर रहे हैं, एंड आप अगर एक ही साथ आंसर दे दें कि लाइक व्हाट इज़ द ग्रेट CGPA जिसके ऊपर लोगों को एडमिशन्स के लिए अप्लाई करना चाहिए, एंड देन आई थिंक आफ्टर दैट वी कैन एंड. हाँ, ओके। अच्छा, तो जो CGP की बात करें तो हमारे पास 3.01, 3.1 पे भी स्कॉलरशिप हुई है और 3.9 पे भी स्कॉलरशिप हुई है। तो ये हमारे पास एवरेज भी अभी हमने स्लाइड्स में शेयर की थी, लाइक 3.1 से 3.5 मोस्टली या 3.6 एवरेज है। लेकिन हम CGP की बात इसलिए करते हैं कि CGP ज़्यादा होनी चाहिए। हमने रिसेंट मंथ्स में या ईयर्स में हमने देखा है कि जितनी ज़्यादा CGP होती है किसी पार्ट्स एप्लीकेंट की, और जितना अच्छा आइल्स का बैंड होता है उसको उतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं एज़ कम्पेयर टू लो CGPA। तो ज़्यादा CGP होना बेहतर है एज़ कम्पेयर टू लेस CGP। अगर आप अपने अंडर ग्रेजुएट के या किसी सेमेस्टर में हैं और आप आप इम्प्रूव कर सकते हैं CGPA, तो ज़रूर करें। अगर सब्जेक्ट आपको इम्प्रूव करना पड़ा है उसे भी करें। लेकिन अगर आपका हो गया है, लाइक BS हो गया, तो विथ 3+ CGPA पे हम अप्लाई कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू
3.5 3.6 CGPA हमारे चांसेस कम हो जाते हैं, लेकिन हम अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास ऐसे केसेस मौजूद हैं जिन्होंने 3.1 CGPA भी स्कॉलरशिप्स ली हैं और इस टाइम वो यूएस में हैं। यस सर, लास्ट फॉल के अंदर अभी जो एडमिशन हुए हैं हमारे पास जो मिनिमम सीजीपीए रही है वो 3.0 रही है। तो वो 3.0 ऑन द डॉट के ऊपर भी स्कॉलरशिप हुई है फुली फंडेड यूएसपी के अंदर। सो या लेकिन मुश्किल जो है वो थोड़ी सी होती है इस तरह के कैंडिडेट्स को कि उनको जब वो लोग ईमेल्स कर रहे होते हैं तो प्रोफेसर जवाब नहीं दे रहे होते, और एक्सेप्शनल प्रोफाइल चाहिए होती है कि उनके पास ज़्यादा चीज़ें हों, हार्वर्ड स्टैनफोर्ड और इसके अलावा भी हैकेथॉन्स की विनिंग्स हों। तो इनको यूजुअल कैंडिडेट से ज़्यादा एफर्ट करनी होती है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो बेटर सीजीपीए लेकर आएँ एंड देन अप्लाई करें। तो वो ईजियर बात हो जाएगा आपके लिए बनस्बत ये कि आप जो है वो थ्री या फिर इससे कम सीजीपीए के ऊपर जा रहे हैं और हर डोर को जो है वो नॉक करते जाएं। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन है कि मेरा 3.37 CGPA है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा जो है ना कम है बाकियों से, क्योंकि अक्सर लोगों का ज़्यादातर मतलब जो अप्लाई कर रहे होते हैं उनका 3.5 प्लस ही होता है। अच्छा, तो इसमें ये है कि लाइक अभी विद द हेल्प ऑफ आई कोड गुरु, जिस तरह आई कोड गुरु ने स्टूडेंट्स को एम्पावर किया है, तो जैसे जैसे हमारे पास न्यू बैच आ रहा है मोस्टली स्टूडेंट्स की जो सीजीपीए है वो 3.5 से अबव है। और लेकिन आपकी सीजीपीए भी ठीक है, 3.37 आप एलिजिबल हैं और आप इजीली सिक्योर कर सकते हैं अगर आप प्रोफेसर को ईमेल्स करें, प्रॉपरली रीच आउट करें और आई कोड गुरु की गाइडलाइंस को फॉलो करें, तो आप आराम से स्कॉलरशिप सिक्योर कर सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरा था कि मेरा जो मैंने आइल्स दिया था मेरे 8 बैंड से 2023 में अक्टूबर में, एंड ऑलमोस्ट मेरा एक्सपायर होने वाला है इस अक्टूबर में। तो क्या मुझे दोबारा से आइल्स जब अगर मेरा एडमिशन सिक्योर हो जाता है तब मुझे देना चाहिए कि मुझे अभी से दोबारा अटेम्प्ट करनी चाहिए? इसमें जो मेरी सजेशन होगी वो ये होगी कि आप अटेम्प्ट कर लें अभी, क्योंकि अभी टाइम है फॉल का, अभी एडमिशन क्लोज नहीं हुआ है, मोस्टली दिसंबर में क्लोज होना शुरू होते हैं, तो अगर अटेम्प्ट कर लें तो बेहतर है। उसका रीज़न ये है कि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट्स होती है या एप्लीकेशन पेज पे लिखा होता है आपका मिनिमम 6 मंथ्स आपके पास होने चाहिए आपका आइल एक्सपायर होने से पहले। लेकिन आप कर लें अगर आप कर सकती हैं अभी, लेकिन आप इस पेज पे प्रोफेसर्स को रीच आउट कर सकती हैं इस विद दिस आइल्स। ओके। एंड सर मेरा सीजीपीए ऑलमोस्ट 3.8 है और मेरे पास रिसर्च पेपर्स भी 4 रिसर्च पेपर्स मेरी नीश के अकॉर्डिंग हैं और 3 to 4 जो हैं वो आउटसाइड मेरे डिपार्टमेंट हैं। तो जो आउटसाइड डिपार्टमेंट रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करेंगे कि वो नलिफाई हो जाएंगे, उनका कोई इम्पैक्ट नहीं होगा? अच्छा, इसका मैं प्रॉपर आंसर तो नहीं दे सकता, लेकिन नो डाउट रिसर्च पेपर इम्पैक्ट करते हैं आपकी प्रोफाइल को, लेकिन इतना भी नहीं, या फिर ये आप नहीं कह सकते कि आपकी फील्ड के अलावा अगर कोई रिसर्च पेपर हैं तो वो नल हो जाएंगे या उनका इम्पैक्ट नहीं होगा, उनका इम्पैक्ट होगा लेकिन कम होगा। सर प्रोफेसर फसी, को अगर रीच आप आउट, इसमें ऐड करना चाहें इस क्योंकि क्वेश्चन में। मैंने पीएचडी में करना है और मैं जूलॉजी की बेसिक मेरी जूलॉजी है और मेरी रिसर्च जो है वो टॉक्सिकोलॉजी में है। तो मैं ऑलरेडी इंटरडिसिप्लिनरी है मेरा काम। तो अगर मैं केमिस्ट्री का भी थोड़ा सा उसके अंदर करूं क्योंकि मैंने काम किया हुआ उसमें भी, तो ये मुझे पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा कि नेगेटिव देगा? मैम देखें, रिसर्च पेपर्स जो हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं एप्लीकेशन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि वो जब प्रोफेसर आपकी प्रोफाइल देखते हैं तो दे वांट अ कैंडिडेट जो कि उनकी रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। ऑन आई कोड गुरु हम ज़्यादातर कैंडिडेट्स को ये रेकमेंड करते हैं कि आपके पास रिसर्च पेपर हो ही ना तो वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी एक रिसर्च पेपर को अपने प्रोफाइल के अंदर इंक्लूड कर देते हैं तो दैट शोज़ कि आपने अपनी रिसर्च की डोमेन पिक कर ली है। एंड जब भी कोई दूसरी डोमेन का प्रोफेसर आपको देखेगा वो ये कहेगा कि आप जो है वो ऑलरेडी किसी दूसरी डोमेन के स्टूडेंट हो, और वो आपकी रिसर्च डायरेक्शन चेंज है इस वजह से मैं आपको नहीं रख सकता। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिनके पास एक या दो रिसर्च पेपर्स थे थ्रू आउट पास्ट ईयर्स, हमने ये एक्सपीरियंस किया है, उनको ज़्यादा नुकसान हुआ है
इस स्कॉलरशिप प्रोसेस के अंदर, अ, और जो जिनके पास रिसर्च पेपर्स नहीं थे उनकी फुली फंडेड एडमिशन्स हुए हैं। तो विद दैट एक्सपीरियंस मैं आपके साथ एक और मज़ीद ये चीज़ शेयर करूँगा कि जैसे आपने कहा कि आपके पास ज़्यादा रिसर्च पेपर्स हैं, तो ये डिपेंड करता है आपके रिसर्च पेपर्स के टॉपिक्स के ऊपर, कि अगर तो आपके रिसर्च पेपर्स के टॉपिक्स जो कि रीसेंट हैं वो अलाइन करते हैं प्रोफेसर के रिसर्च के साथ जिसको आप रीच आउट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने पहले ही अपना रिसर्च का जो डोमेन है वो लिमिट कर लिया है, एंड प्रोफेसर का जो डोमेन है वो एग्जैक्ट मैच करना चाहिए। तो जब आप उसको पिच करेंगी तो आप उनसे अलाइनमेंट जो है वो शो करेंगी अपने रिसर्च पेपर के थ्रू। और ये अब आपके ऊपर है कि आप अपने जो आउट ऑफ आपके डोमेन पेपर्स हैं उनको किस तरीके से लिंक करते हैं। अगर तो वो आपकी ब्रॉडर डोमेन्स के अंदर आते हैं तो यस वो पिच किया जा सकता है अपनी गूगल स्कॉलर की प्रोफाइल के अंदर। बट अगर तो आपकी प्रोफाइल ऐसी है कि एक जो है वो बिल्कुल लाइक लेफ़्ट की तरफ जा रहा है रिसर्च पेपर, एक बिल्कुल अलग टॉपिक है और दूसरा टॉपिक जो है वो बिल्कुल अलग है, तो दैट वुड बी सीन एज के स्टूडेंट के पास कोई एक रिसर्च डायरेक्शन नहीं है, या ये स्टूडेंट जो है वो कंफ्यूज है। और वी नो के हमारे पास पाकिस्तान के अंदर कुछ इतनी अच्छी रिसर्च क्वालिटी भी नहीं आ पाती हमारी रिसर्चेस के अंदर, तो दैट वुड बी सीन नेगेटिव। तो ये काफ़ी मैंने आपको जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव आंसर इस वजह से दिया है ताकि आप जो है वो अपनी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग इसको जो है मोल्ड कर लें। ओके, आई होप यानी दैट जो हेल्प्स। सुपरवाइजर है उसके अकॉर्डिंग मुझे अपनी प्रोफाइल को मोल्ड करना पड़ेगा। यस यस यस। ओके, थैंक यू सो मच। तो सर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है कि काइंडली कि अगर जिसने बैचलर्स करा हुआ है और अभी तक उनकी कोई रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं किए हुए, तो वो कैसे मतलब अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की बेसिस पे रिसर्च पेपर को पब्लिश करें और क्या मतलब पाथ वे वो फॉलो करें? अच्छा, तो रिसर्च पेपर के लिए अगर आप बात कर रहे हैं एट अंडर ग्रेजुएट लेवल, तो ये आपसे एक्सेप्ट नहीं लाइक आपसे उम्मीद नहीं रखी जाती कि आप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे रिसर्च करेंगे। तो नहीं सर, ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई है, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, उस बेसिस पे आप मास्टर्स के लिए जब अप्लाई कर रहे हैं तो जो आपने ग्रेजुएशन में अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट बनाया था उसका जो रिसर्च पेपर आप उसकी पब्लिकेशन के बारे में गाइड पूछ रहा हूँ। अ, उसकी लाइक वो इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो नेसेसरी नहीं है कि आपका जो एफआईपी है उसकी बेस पे आप रिसर्च पेपर लिखें। रिसर्च पेपर के बगैर भी आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। जी सर, बेहतर होगा, जज़ाकल्लाह। लेकिन अगर हो जाए तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है, और अ, ये थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि आप कौन से प्लेटफॉर्म को टारगेट करें एज अ बिगनर, एज अ फ्रेशर, कि आप चाह रहे हों कि आप उसके हिसाब से अपना मैन्यूस्क्रिप्ट बनाएं और उसके हिसाब से आप वहाँ पर जो आपकी पब्लिकेशन हो उसकी कोई चार्जेस और इस तरह से ना हो। अच्छा, तो ये प्लेटफॉर्म का आंसर तो मैं स्पेसिफिकली नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास कोई रिसर्च पेपर नहीं है। लेकिन ये जो बात है ना कि हमारे पास ये वैल्यू ऐड करेगा या नहीं रिसर्च पेपर, तो ये मैं उसका आंसर दोबारा इसी तरह दूंगा कि रिसर्च पेपर अगर आप कोई स्पेसिफिकली किसी डोमेन का लिखते हैं तो आप बाउंड हो जाएंगे उस डोमेन के अंदर। तो इस तरह आपके जो डोर्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो अगर आपने बीएस किया है तो आप बगैर रिसर्च पेपर के अप्लाई करना शुरू करें, तो रिसर्च पेपर में आपका टाइम भी ज़ाया होगा और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट भी नहीं होगा आपकी प्रोफाइल पे। ओके सर, जज़ाकल्लाह। जी सर, अब्दुल समद खान। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने रिसेंटली अभी आइल्स दिया है और मेरा रिजल्ट आया था, तो ओवरऑल मेरा बैंड 7 बन रहा है। लेकिन एक मॉड्यूल का इशू है मेरा स्पीकिंग का, तो मैं ये सोच रहा था कि उसको रीटेक देने का। सही है, वो मेरा 6 से बिलो है। तो लेकिन उसमें रीटेक जब हम देते हैं तो उसमें होता ही है कि हमारे जो रिजल्ट होता है आइल्स का, जो फॉर्म होता है रिजल्ट का, उसके अंदर ये मेंशन होता है कि हमने एक कोई बैंड रीटेक दिया है। तो क्या ये चीज़ इशू हो सकती है आगे यूनिवर्सिटीज़ के लिए, या स्पेसिफिकली अगर हम कनाडा की बात करें कि रीटेक आइल्स जो होता है वो एक्सेप्टेड होता है या नहीं होता क्या, अगर अकॉर्डिंग पर्टिकुलर एक स्किल की बात करें।
जी, अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज ये इम्पैक्ट नहीं करेगा, आपकी रीटेक आपका इम्पैक्ट नहीं करेगा। लाइक जिस तरह हम अपने अंडर ग्रेजुएट के कोर्सेज रीटेक करते हैं, तो आइल्स का रीटेक भी इम्पैक्ट नहीं करेगा। ये एक रिक्वायरमेंट होती है, लाइक एक जनरल के आपके पास इतना स्कोर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल स्पीकिंग की बात करें, और अगर आप टीएशिप के लिए कंसीडर किए जा रहे हैं, तो मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वायरमेंट है कि आपके पास स्पीकिंग का जो बैंड है मिनिमम 7 होना चाहिए। तो ये एक रिक्वायरमेंट है, तो ये इम्पैक्ट नहीं करेगा अगर आप रीटेक कर लेते हैं तो। थैंक यू सर। जी मैम, अदीबा, ओवर टू यू। अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो कर ले, वरना फिर हम सेशन को एंड करते हैं। I passed out in 2023 with GPA 3.46. How to cover the study gap if I apply in 2026? Mostly वो कनाडा में स्टडी गैप मैटर करता है? नहीं, स्टडी गैप मैटर नहीं करता। लाइक आपके पास लाइक 5 इयर्स का स्टडी गैप है, या कि क्योंकि मोस्टली जो ये एक रूल्स है, या एक वहाँ पे एक मोस्टली जो लोग फॉलो करते हैं, वो बीएस के बाद इंडस्ट्री में चले जाते हैं, कुछ टाइम इंडस्ट्री में लगाते हैं, वो फिर एमएस करने आ जाते हैं, एमएस के बाद फिर इंडस्ट्री में चले जाते हैं, फिर पीएचडी। तो इन शॉर्ट स्टडी गैप मैटर नहीं करता। सर मोहम्मद यूसुफ, आप अपना क्वेश्चन पूछ लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरी खैरियत से होंगे सर। मेरा सवाल ये था कि अभी करंटली ईस्ट 8वें सेमेस्टर में हूँ बीएस के ना। तो सीजीपी मेरी है 3.72 7वें तक। और इसके अलावा मैं भी अगर आइट्स करूँ तो उसके लिए मुझे क्या प्रोसीजर लाइक शुरू करना पड़ेगा, और इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें अगर। आप आई कोर ग्रुप पे हैं? यस सर। तो आप आइल्स की क्लासेस लें, उसमें पार्टिसिपेट करें रेगुलरली सारा दिन। अगर आप आइल्स प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप और कोई काम ना करें, ये रिकमेंड किया जाता है बाय सर जफ़र, कि अगर आप आइल्स कर रहे हैं तो आप और कुछ ना करें, तो सारा दिन आप आइल्स की तैयारी करें, तो आपका इंशाल्लाह आइल्स का स्कोर अच्छा आ जाएगा। आपकी सीजीपीए अच्छी है। जी सर, एक्चुअली ना सेमेस्टर कंटिन्यू है ना, तो फिर वो भी यूनिवर्सिटी टाइमिंग को मैं कॉम से हूँ, तो उसमें टाइमिंग भी 8:30 से 4:30 तक है, तो वो थोड़ी सी बाउंडनेस। आइल्स का अभी एक सेशन चल रहा है हमारे पास 8 से 9, आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिफरेंट शाम रात 8 से 9। जी। जी, उसका लिंक मिल सकता है मुझे सर? आप स्लैक पे हैं? नो सर। अच्छा, तो आप आईकोर गुरु ज्वाइन करें, आपको स्लैक का इनविटेशन आएगा, आप वहाँ पे फिर आपको हर चैनल का लिंक मिल जाएगा। तो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट में, आप आईकोर गुरु का स्लैक ज्वाइन कर लें। जी ठीक है। और सर कुछ स्कॉलरशिप्स होते हैं लाइक एचईसी की तरफ से, उनके लिए हेड चाहिए होता है, उसका क्या सीन होता है? उसके लिए आपको हेड की तैयारी करके हेड देना पड़ेगा, लेकिन जो मेरे नॉलेज में है वो ये है कि मोस्टली जो एचईसी की स्कॉलरशिप होती हैं, उसमें आप लाइक आप कुछ ईयर्स के लिए पढ़ने जाते हैं, उसके बाद आपको वापस आना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो एंड करते हैं फिर सेशन। अल्लाह हाफिज़ एवरीवन। मैम 1 मिनट रुकिएगा, मैं लिंक शेयर कर लूँ आईकोर ग्रुप। जी, आईकोर को लिंक शेयर कर दिया, आप इस पे जाके फॉर्म फिल करें, अपनी इन्फॉर्मेशन दें, और विद इन द 24 आवर्स आपको स्लैक का इनविटेशन आ जाएगा, तो आप स्लैक ज्वाइन करें। वहाँ पे हमारे पास रेगुलर सेशंस हो रहे होते हैं, आइट्स के, पाइथन के, डाटा स्ट्रक्चर्स के, और फुली फंडेड स्कॉलरशिप्स की प्रॉपर गाइडलाइन दी जा रही होती है। तो आप ज्वाइन करें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके मैम। ओके, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।